नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले सरकारों के लिए संदेश। दैनिक भास्कर। सीआई की अध्यक्षता वाली 2 संविधान पीठों के फैसले केंद्र सरकार को असहज करते हैं। दिल्ली सरकार की शक्तियों पर बेंच ने कहा कि संघीय अवधारणा के अनुरूप संविधान में प्रदत्त केवल 3 परिशिष्टियां भूमि, लोक व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर सरकार को अधिकार होगा फैसले लेने का और एलजी को उसकी सलाह माननी होगी। अधिकारियों पर भी सरकार का नियंत्रण होगा। वहीं पीठ ने महाराष्ट्र में शिवसेना से निकले गुट द्वारा सरकार बनाने के मामले में राज्यपाल, स्पीकर और मुख्य सचेतक को लेकर उस समय किए गए फैसलों को गलत ठहराया। बेंच ने कहा, पार्टी की अंदरूनी कलह पर फ्लोर टेस्ट का आदेश गलत था। मुख्य सचेतक की नियुक्ति पार्टी करती है, लिहाजा स्पीकर को उसी को मान्यता देनी होगी। फैसले में कहा गया कि तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे अगर इस्तीफा नहीं देते तो बेंच उन्हें फिर से बहाल करने के मुद्दे पर विचार करती। यह फैसला यथास्थिति को नहीं बदलेगा और सिंधिया सरकार बनी रहेगी, लेकिन आने वाले दिनों में राज्यपाल और स्पीकर के लिए एक बड़ा दिशा निर्देश जरूरी। दिल्ली के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला वर्षों से उपराज्यपाल और राज्य सरकार के बीच चल रहे द्वंद्व को खत्म करने में धुरंधार साबित होगा। अब युवा कर्मचारी नौकरियां बदलने से हिचकते नहीं हैं। पंकज बंसल, डिजिटल रिक्रूट प्लेटफॉर्म और वर्क यूनिवर्स के सह-संस्थापक। हाल के सालों में भारत के जॉब मार्केट में एक गौरतलब बदलाव देखा गया है और कर्मचारी कैरियर की नई संभावनाएं तलाशने में लगे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 88% युवा कर्मचारी 2023 में नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं। लिंक्डइन कैरियर एक्सपर्ट निराजिता बनर्जी के मुताबिक कठोर आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद भारत की कार्यशक्ति आगे बढ़ने के लिए अपनी क्षमताओं पर भरोसा करती है। वह उचित वेतन देने वाले आदर्श काम की तलाश में है जो उन्हें बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी मुहैया कराए। इस लेख में हम इस बदलते हुए ट्रेंड के 3 कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, इंडिया टुडे में हाल ही में प्रकाशित सर्वे में 78% प्रोफेशनल्स ने कहा कि अगर वे अपना मौजूदा वर्क या जॉब छोड़ देते हैं तो उन्हें पूरा भरोसा है कि वे नई भूमिकाएं पा सकेंगे। इसका यह मतलब है कि कर्मचारी जॉब मार्केट में अब ज़्यादा सिक्योर महसूस करने लगे हैं और जोखिम उठाने को तैयार हैं। सर्वे में यह भी पता चला है कि 44% प्रोफेशनल्स निरंतर नई मांग में रहने वाली और ट्रांसफरेबल स्किल्स सीख रहे हैं। वे अपनी बिजनेस प्राथमिकताएं भी तय कर रहे हैं और लगभग 47% सक्रियतापूर्वक अपने साथियों और मैनेजरों से फीडबैक मांगते हैं ताकि अपने काम में सुधार करते हुए कंपनी के लिए और मूल्यवान साबित हों। नंबर 2, नौकरी बदलने के पीछे सबसे ज़्यादा महत्व वेतन और भुगतानों का ही होता है। हाल के सर्वे में पता चला है कि 42% पेशेवरों ने अधिक वेतन को नए अवसरों की तलाश के पीछे मुख्य कारण माना था। 49% ने कहा कि बेहतर वेतन मिलने की स्थिति में वे अपने मौजूदा नियोक्ता के साथ ही काम करना जारी रखेंगे। यह स्थिति नियोक्ताओं के लिए खतरे की घंटी होनी चाहिए ताकि वे अपने कर्मचारियों के वेतन भुगतान की फिर से समीक्षा कर सकें। गिग इकोनॉमी के उदय व फ्रीलांस कार्य ने पेशेवरों को एक कंफर्टेबल स्थिति में ला दिया है। वे जानते हैं कि वे अपनी आमदनी के स्रोतों को जारी रखते हुए अपना मौजूदा काम छोड़ सकते हैं। नौकरी खोजने के इच्छुक पेशेवरों को गिग वर्क अपना मनोवैज्ञानिक एवं वित्तीय राहत प्रदान करता है जो फुल टाइम जॉब में कठिन होता है। गिग वर्क से वे अपना पूरा दिन खर्च किए बिना ही विभिन्न कार्यों एवं स्वतंत्र परियोजनाओं में अवसरों की तलाश कर सकते हैं। जब प्रोफेशनल्स स्किल्स नियमित रूप से जॉब स्विच कर रहे हैं तो जॉब मार्केट में टैलेंट मोबिलिटी बढ़ रही है। इससे एक अधिक सक्रिय और प्रतिस्पर्धात्मक लैंडस्केप तैयार हो सकता है क्योंकि संस्थाएं कुशल कर्मचारियों को अपनी तरफ आकर्षित करने और अपने पास बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं। मौजूदा ट्रेंड ने नौकरियों की तलाश करने वालों का एक बाजार स्थापित कर दिया है जिसमें उन्हें अपनी पसंद की कंपनियां चुनने की आज़ादी मिल गई है। यह उस परंपरागत परिदृश्य से भिन्न है जिसमें कंपनियों के पास ही चुनने की शक्ति होती थी। इस बदलाव के चलते कंपनियां बढ़ी हुई फ्लेक्सिबिलिटी पर जोर दे रही हैं और अपने कर्मचारियों को अनेक प्रकार के लाभ मुहैया करा रही हैं। डेल टेक्नोलॉजीज़ के टैलेंट एग्जीबिशन डायरेक्टर संतोष टीके कहते हैं, एक बेहतर कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम और पर्यावरण के प्रति सजग दृष्टिकोण भी अब युवा प्रतिभाओं को अपनी तरफ खींचकर लाने में महत्वपूर्ण फैक्टर बन रहा है। अब जब नौकरियों का बाजार महत्वपूर्ण बदलावों के दौर से गुजर रहा है तो जॉब सीकर्स के सामने भी एक मौका है कि वे अपने करियर की कमान संभालें और रणनीतिपूर्ण तरीके से कदम उठाएं। वहीं नियोक्ता अब एक अधिक समावेशी और विविधतापूर्ण काम का माहौल बनाने पर फोकस कर रहे हैं ताकि कर्मचारियों को बेहतर जॉब सेटिस्फैक्शन दे सकें। जरूरी है बदलते ट्रेंड्स पर नज़र रखना और आगे बने रहने के लिए उन्हें अपनाना। अमेरिकी बिजनेस ट्रेनर
ब्रायन ट्रेसी के मुताबिक आय का 3% खुद में निवेश करें, यानी सेल्फ डेवलपमेंट करें और भविष्य सुरक्षित कर लें। नियोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन एक मजबूत प्रोफेशनल नेटवर्क बनाएं। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स से जुड़ने के लिए करें। प्रासंगिक समूहों में शामिल हों और अपनी विशेषज्ञता का परिचय दें। अब जब नौकरियों का बाजार महत्वपूर्ण बदलावों के दौर से गुजर रहा है, तो जॉब सीकर्स के सामने भी एक मौका है कि वे अपने करियर की कमान संभालें और रणनीतिपूर्ण तरीके से बेहतर कदम उठाएं। आईना देखना जरूरी, बिजनेस स्टैंडर्ड TN9। देश में प्रेस स्वतंत्रता, मानवाधिकार, भ्रष्टाचार, अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार आदि को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो टीका टिप्पणी हो रही है, उस पर सरकार की नाराजगी भरी प्रतिक्रिया बताती है कि वह इनमें से अधिकांश मुद्दों पर बिगड़ते हालात को स्वीकार नहीं करना चाहती है। कोई भी स्वतंत्र पर्यवेक्षक देख सकता है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई है। यह भी जाहिर है कि ऐसे मौके तैयार हुए हैं जहां सार्वजनिक रूप से नफरत फैलाने वाले भाषण दिए जा रहे हैं। मसलन मुसलमानों को जान से मारने के आह्वान। सोशल मीडिया नफरती ट्रोल सेनाओं से अटा पड़ा है। गलियों में हत्याएं हो रही हैं और ऐसे ही अन्य घटनाएं हो रही हैं। भारतीयों के लिए यह कोई खबर नहीं है जिन्हें हकीकत को जानने के लिए इंटरनेशनल रेटिंग्स की जरूरत नहीं है। आलोचनाओं पर सरकार की अलग अलग प्रतिक्रिया अवश्य ध्यान देने लायक है। घरेलू आलोचना से निपटने के लिए अवहेलना करती हुई चुप्पी, पर्दे के पीछे से दबाव, सूचना तक पहुंचने के अधिकार पर रोक, कठोर कानूनों के तहत कदम और ऐसी प्रतिक्रियाओं के मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है जो अपने आप में दंड से कम नहीं होती हैं। वहीं विदेशों में होने वाली आलोचना में ऐसी अवहेलना नजर नहीं आती। उन मसलों में एक खास रक्षात्मक आक्रामकता नजर आती है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय, विशेष रूप से पश्चिम की संवेदनाओं के प्रति नकार का भाव होता है। भले ही इसमें कितना ही इनकार किया जाए, वैश्विक रैंकिंग में भारत के स्थान के बारे में सरकार और उनके हिमायतियों की बातें कई बार सही भी होती हैं, क्योंकि भारत के प्रदर्शन को उसके वास्तविक प्रदर्शन से भी काफ़ी खराब दिखाया जाता है। जब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कहती है कि भारत में प्रेस स्वतंत्रता तालिबान शासित अफगानिस्तान से भी खराब है, तो ऐसे में भारत की विश्वसनीयता को नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि उस संस्था की रैंकिंग पर सवाल उठता है। जब भारत के बच्चों में ठीकनेपन का ऊंचा स्तर दिखाया जाता है, तो यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि किसी भी एशियाई देश का प्रदर्शन इस मानक पर सामान्य नहीं है, और यहाँ लोग समूह स्वाभाविक रूप से यूरोप या अफ्रीका के कुछ हिस्सों की तुलना में कम करके होते हैं। लोकतंत्र के मामले में जारी रैंकिंग में भी ऐसी ही कमियां नजर आती हैं। क्रेडिट रेटिंग्स के मामले में भारत को इनके वर्गीकरण और तरीके से लंबे समय से समस्या रही है। आज अमेरिकी सरकार के कर्ज के मामले में देनदारी चूकने की आशंका भारत सरकार की तुलना में अधिक है। जब बात प्रतिस्पर्धा रैंकिंग की आती है, तो यह बात ध्यान देने लायक है कि तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में तेज गति से निर्यात वृद्धि वाली अर्थव्यवस्थाओं का कभी भी सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी नहीं माना जाता है। यह तर्क उचित ही दिया जा सकता है कि इनसे या तो गलत प्रविधि का पता चलता है या फिर विशुद्ध पूर्वाग्रह का। इससे एकदम इनकार वाली प्रतिक्रिया का मार्ग प्रशस्त होता है, और यह कहने का भी वैश्विक शक्तियां भारत के उभार के प्रति शत्रु भाव रखती हैं। परंतु आखिरी बिंदु के मामले में तथ्य एकदम विपरीत हैं। खासतौर पर चीन के उभार के संदर्भ में देखें तो लगभग समूची पश्चिमी दुनिया और एशिया प्रशांत क्षेत्र के अहम देशों ने भारत की मजबूती का स्वागत किया। इसके अलावा भ्रष्टाचार पर भारत की वैश्विक रैंकिंग बेहतर होती अगर कर्नाटक में ठेकेदार एवं तथा अन्य राजनेताओं द्वारा 40% कमीशन मांगने की बात न करते। पश्चिम का अहंकार उस द्वैत में निहित है जिसके तहत कुछ बाजारों को उभरता हुआ तो अन्य को उभरा हुआ या विकसित माना जाता है। उसमें उभरते बाजारों को किसी भी गड़बड़ की स्थिति में व्यवस्थागत खामियों की बात की जाने लगती है। विकसित बाजारों के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता है और वहाँ की किसी भी गड़बड़ी को मानक से विचलित बताया जाता है। स्वाभाविक बात है कि देश की व्यवस्थागत कमियों से आंखें भी नहीं मूंदी जा सकती हैं। गौतम अडानी कारोबारी राजनीतिक गठजोड़ का उदाहरण है और IL&FS का पतन प्रबंधक अंकेक्षकों, रेटिंग एजेंसियों और नियामकों की नाकामी का उदाहरण है। सवाल यह है कि क्या 2008 का वित्तीय संकट किसी भी तरह से अमेरिका की व्यवस्थागत नाकामी से अलग था? क्या वह बड़े बैंकों, बीमा कंपनियों, नियामकों या कानून बनाने वालों की विफलता नहीं थी? इस बात पर विचार कीजिए कि कैसे क्षेत्रीय अमेरिकी बैंक एक के बाद एक बिखर रहे हैं, और या फिर ब्रिटिश राजनीति में बोले गए झूठ किस प्रकार आत्मघाती ब्रेग्जिट की ओर ले गए। कैसे लंदन अंतर बैंक मुद्रा बाजार की गड़बड़ी, क्रेडिट स्विस, वायरकार्ड, FTX, डॉयचे बैंक और फॉक्सवैगन जैसे ही एक स्कैंडल थी। जेफरी एमस्टीन घोषित बाल यौन अपराधी जैसे फाइनेंसर के शीर्ष बैंकरों के साथ ताल्लुकात थे। ये सब जानते ही हैं। अडानी पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आने के बाद किन बैंकों ने अपने जोखिम के बचाव की जल्दबाजी की? बार्क्लेज,
सिटी बैंक या अन्य बड़े नाम, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि उभरते भारत की व्यवस्था कमजोर है। भारत समेत सभी को आईना देखने की जरूरत है। समृद्ध राज्य और चुनावी रेवड़ियों का चलन। विनय सिन्हा। कर्नाटक में 224 सीटों वाली विधानसभा के लिए मतदान हो चुका है और आज उनके नतीजे आ रहे हैं। मतदान के पहले कुछ सप्ताहों के दौरान सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और दो मुख्य विपक्षी दलों कांग्रेस और जनता दल सेकुलर के बीच गहन चुनावी लड़ाई देखने को मिली है। इन दलों के चुनावी घोषणा पत्र और प्रचार अभियान से यही संकेत निकलता है कि वे कर्नाटक विधानसभा के चुनाव के साथ ही लगभग वर्ष भर लंबी चुनावी गतिविधियों की शुरुआत हो गई है। कुछ ही समय में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में भी चुनाव होंगे। वहीं 2024 में देश में आम चुनाव भी होने हैं। यह जाहिर सवाल है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से आगामी चुनावी लड़ाइयों को लेकर क्या संदेश निकलता है। इस सवाल का जवाब तलाशने की कवायद भाजपा तथा कांग्रेस द्वारा अपने घोषणा पत्र में किए गए चुनावी वादों की पड़ताल से होनी चाहिए। ये घोषणा पत्र कर्नाटक चुनाव के पहले घोषित किए गए थे। इन घोषणा पत्रों की सबसे चौंकाने वाली बात थी कल्याणकारी उपायों पर दिया जाने वाला जोर। भाजपा ने जहां खाद्य सुरक्षा, समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और आय समर्थन योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया है, वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 कल्याणकारी योजनाओं की गारंटी दी गई। भाजपा ने अगर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हर परिवार को 3 गैस सिलेंडरों की आपूर्ति करने, आवास योजना और रियायती खाने का वादा किया है, तो वहीं कांग्रेस की योजना अनुसूचित जाति और जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के लिए नौकरियों के आरक्षण बढ़ाने के साथ साथ मुस्लिमों का आरक्षण बहाल करने की है। इसी तरह भाजपा ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए बीमा कवरेज बढ़ाने तथा कांग्रेस ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति बेहतर बनाने का दावा किया है। दोनों दलों के घोषणा पत्र में उल्लिखित कल्याण योजनाओं की सूची खासी लंबी है, परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसी रियायती योजनाएं और रोजगार में आरक्षण जैसी घोषणाएं आम हो गई हैं। यह तब है जब कर्नाटक देश के अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों में आता है। इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। कर्नाटक की आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2022 देश में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 3 लाख रुपए से अधिक थी। डॉलर के संदर्भ में या क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर यह $13,000 के करीब है। कर्नाटक की बेरोजगारी दर घटकर 2.7% रह गई है, जो शेष भारत से काफ़ी कम है। 57% के साथ उनकी श्रम शक्ति भागीदारी राष्ट्रीय औसत से अधिक है और अर्थव्यवस्था का आकार भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 8% से अधिक है। आर्थिक नजरिए से ये आंकड़े कर्नाटक के देश को शीर्ष राज्यों में शामिल करते हैं। कर्नाटक के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां गरीबी है, लेकिन कुल मिलाकर वह एक समृद्ध राज्य है और उसकी झलक चुनावी घोषणा पत्रों में नजर आनी चाहिए थी। उन्हें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से अलग होना चाहिए थे, परंतु वहां भी मामला मुफ्त उपहारों तक सिमट गया। कर्नाटक की आर्थिक समृद्धि चुनावी वादों की प्रगति को प्रभावित कर पाने में नाकाम रही। भाजपा, जिसका केंद्रीय नेतृत्व कुछ महीने पहले तक निःशुल्क उपहारों की राजनीति से नाराज था, उसे कर्नाटक में घरेलू गैस सिलेंडरों या रियायती भोजन का आसरा क्यों लेना पड़ा। कर्नाटक में राजनीतिक दल यह क्यों नहीं समझ सके कि अपेक्षाकृत संपन्न राज्य की आर्थिक आकांक्षाएं निःशुल्क बुनियादी वस्तुओं की कम और बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा ढांचे के साथ अवसर तैयार करने की अधिक होनी चाहिए। राज्य के राजनीतिक दलों ने बीते कुछ वर्षों में राजनीतिक प्रगति का लाभ क्यों नहीं लिया और चुनाव में जीवन स्तर सुधारने और वृद्धि के अवसरों का एजेंडा क्यों नहीं आगे बढ़ाया। ये सवाल परेशान करने वाले हैं। मुफ्त की चीज़ों के वादों की राजनीति अब राष्ट्रीय स्तर पर फैल गई है। भले ही किसी राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में निर्णय लिया था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश के 81 करोड़ लोगों को 1 साल तक निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाएगा। तब भी यह स्पष्ट था कि यह कदम राजनीति से प्रेरित है। यह सही है कि उस कदम के साथ ही मई 2020 में आरंभ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क खाद्य वितरण बंद कर दिया गया था और इसलिए केंद्र को सब्सिडी में कुछ बचत हुई थी, परंतु यह भी स्पष्ट था कि दिसंबर 2023 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण जारी रखने से सत्ताधारी भाजपा को राजनीतिक लाभ मिल रहा था, क्योंकि 2022-23 में 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने थे और उसके बाद आम चुनाव की बारी थी। ऐसे में संभव है कि मुफ्त खाद्यान्न वितरण और कुछ समय के लिए बढ़ा दिया जाए। अपेक्षाकृत अमीर राज्य होने के बाद भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने कर्नाटक के मतदाताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के आगामी चुनाव में भी ऐसी घोषणाएं खूब देखने को मिली हैं। इसका यह अर्थ भी है कि इन कल्याणकारी योजनाओं का वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा और राज्यों की राजकोषीय स्थिति प्रभावित होगी। कहने का आशय यह नहीं है कि आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों के लिए कल्याण योजनाओं की व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए, परंतु कर्नाटक चुनाव ने दिखाया है कि राजनीतिक दलों में मुफ्त खाद्यान्न तथा गैस सिलेंडर की पेशकश की प्रवृत्ति बढ़ी है, भले ही लोगों को इसकी जरूरत हो या नहीं। ऐसे में राजकोष पर बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन राज्य या
के स्तर पर इसका विरोध नहीं किया जा रहा है। कर्नाटक इन योजनाओं को निभा सकता है और क्योंकि उसके पास साधन है और फंडिंग की क्षमता है, परंतु ये अन्य कम समृद्ध राज्यों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। भाजपा ने समान नागरिक संहिता और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण लागू करने का वादा किया, जो राजनीतिक दृष्टि से विवादास्पद है। ठीक उसी तरह कांग्रेस का बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का वादा भी विवादित है, और ये दोनों मुद्दे चुनाव प्रचार की दृष्टि से बड़े विवाद का विषय है। समाज पर ऐसे अभियानों का नकारात्मक प्रभाव होना लाजमी है, परंतु इस बात में संदेह नहीं है कि इस तरह के कल्याणकारी उपायों का अगर कर्नाटक जैसे आर्थिक समृद्धि वाले राज्यों में भी इस प्रकार बांटा गया तो इसका वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक असर होगा। इससे भी बुरी बात यह है कि कई राज्य जहां अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं, वे भी यही गलती दोहरा सकते हैं। शिकायत और समाधान। जनसत्ता कुश्ती महासंघ में यौन उत्पीड़न को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच यह चिंताजनक तथ्य उजागर हुआ है कि 30 में से 15 खेल महासंघों में व्यवस्थित आंतरिक शिकायत समिति नहीं है। कुश्ती महासंघ समेत 5 खेल महासंघों के आंतरिक शिकायत समिति गठित ही नहीं है। कुछ खेल संघों में समिति तो है, पर उनमें कोई योग्य सदस्य नहीं है। कुछ में कोई बाहरी सदस्य नहीं है। इस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने खेल संघों से जवाब तलब किया है। यौन उत्पीड़न कानून के तहत इस संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है। विशाखा कानून के तहत यह प्रावधान इसलिए किया गया था कि अगर किसी संस्थान में किसी महिला के यौन उत्पीड़न का प्रयास किया जाता है तो वह उस समिति के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सके। उस समिति को अधिकार दिए गए हैं कि वह दोषी व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर सके। इस व्यवस्था की वजह से संस्थानों, निजी कंपनियों आदि में महिलाओं के साथ पुरुषों के व्यवहार में बदलाव भी देखा गया। कई मामलों में दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ ठोस दंडात्मक कार्रवाई की गई। कईयों को अपनी नौकरी तक गंवानी पड़ी। मगर देश में संस्थानों का स्वरूप भी हमारे समाज की तरह ही है, इसलिए वहाँ भी पुरुष मानसिकता आड़े आती। खेल महासंघों में आंतरिक शिकायत समिति न गठित किए जाने के पीछे भी यही मानसिकता काम करती देखी जाती है। इन समितियों में संस्थान के भीतर कुछ ऐसे कर्मचारियों को सदस्य बनाया जाता है जो यौन उत्पीड़न को रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं। उनमें महिला कर्मचारियों को तरजीह दी जाती है। फिर कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि उन समितियों में कुछ योग्य बाहरी लोगों को भी सदस्य बनाया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए कि संस्थानों के भीतर किसी प्रकार के पक्षपात आदि के चलते शिकायतकर्ता को अन्याय का शिकार न होना पड़े। मगर इन नियमों का पूरी तरह पालन करना तो दूर, कई संस्थान आंतरिक समिति गठित करने को अनिवार्यता को ही धता बताते नजर आते हैं। इसके पीछे का मकसद जाहिर है, न समिति रहेगी न कोई महिला शिकायत दर्ज कराएगी। फिर यह भी किसी से छिपी नहीं है कि कार्यालयों के अपने खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार की शिकायत लेकर महिलाएं अदालत का रुख करने में हिचकती हैं। हालांकि जिन संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया भी गया है, उनमें से बहुतों में पक्षपात की शिकायतें मिलती हैं। चूँकि समिति में उसी संस्थान के सभी कर्मचारी सदस्य होते हैं, इसलिए उनमें से किसी एक के प्रति झुकाव स्वाभाविक है। फिर ये समितियां समझा बुझाकर दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास करती हैं। इस तरह मामला तो दब जाता है, पर प्रवृत्ति नहीं खत्म होती है। पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आंतरिक शिकायत समिति होने से कर्मचारियों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव काम करता है। अगर कुश्ती महासंघ में सशक्त आंतरिक शिकायत समिति गठित होती तो महिला खिलाड़ियों को शायद इस तरह अपने उत्पीड़न की पीड़ा को सशक्त कर सहन करना पड़ता। उनके प्रति हुए दुर्व्यवहार की शिकायत को लेकर सड़क पर न उतरना पड़ता। वह समिति मामले को कानूनी ढंग से निपटने का प्रयास करती। देखने की बात है कि खेल महासंघ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सवाल पर क्या जवाब देते हैं और इस फैसले पर कितनी गंभीरता दिखाते हैं। सर्वोच्च फैसला राष्ट्रीय सहारा। सर्वोच्च अदालत के बृहस्पतिवार को दिए गए फैसले भाजपा के लिए थोड़ी खुशी ज़्यादा गर्म सदी रही। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे बनाम गुट बनाम उद्धव ठाकरे गुट विवाद पर मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए, मगर यह भी साफ कर दिया कि उद्धव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अदालत ने कहा कि उद्धव ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो निश्चित तौर पर परिस्थितियां कुछ और ही होती। इस निर्णय से भाजपा के साथ महाराष्ट्र में सत्ता में शामिल शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली। उनकी सरकार फिलहाल बचती दिखती है। यहाँ शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय लेने के मामले पर पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष को यह कहते हुए सौंपा कि वह उचित समय में याचिकाओं पर फैसला करेंगे। निश्चित तौर पर सरकार बच जाने से न केवल शिंदे गुट बल्कि भाजपा को भी सुकून मिला है। हालांकि इस फैसले के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर होगी। इससे इतर संविधान पीठ ने एक और अहम निर्णय दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद पर दिया। दिल्ली का असली बॉस कौन है? 8 वर्ष से जारी इस खींचतान पर अदालत ने साफ साफ कहा कि चुनी हुई सरकार ही दिल्ली का असली बॉस है और अधिकारियों के तबादले और तैनाती पर उसी का
अधिकार है। आशय साफ है कि उपराज्यपाल अब दिल्ली सरकार की सहायता व सलाह से बंधे हैं। इस महत्वपूर्ण फैसले से दिल्ली की केजरीवाल सरकार बेहद उत्साहित है। अधिकारियों की तैनाती या उन्हें हटाने के जिस अधिकार से केजरीवाल सरकार वंचित थी उसे वह हक मिल गया है। हालांकि केजरीवाल सरकार को यह निर्णय का इस्तेमाल काफ़ी सावधानी और समझदारी से करना होगा। अधिकारियों को तुरंत ताश के पत्तों की तरह फेंटने से राज्य में न केवल विकास के कार्य बाधित हो सकेंगे बल्कि नौकरशाहों के मन में डर व्याप्त हो जाता है। अदालत के फैसले की आड़ में अफसरशाही को निजी रंजिश का निशाना बनाने से सरकार को बचना होगा। सरकार को विवाद से दूरी बनाकर अपने वादों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। अलग तरह की राजनीति करने के जिस फलसफे पर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है उसे उस विचार के साथ हाल में न्याय करना होगा। यही अदालत का भी सम्मान होगा। अधूरा न रहे न्याय। दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 वर्ष बच्चे के यौन शोषण के आरोपी के साथ 2 लाख रुपए में समझौता करने वाली मां को करतूत पर गहरा दुख व्यक्त किया। अदालत ने कहा कि जो बच्चा ठीक से बोल भी नहीं पाता है, उसकी शारीरिक व मानसिक पीड़ा को मां ने महसूस भी नहीं किया। मामले की गंभीरता इससे समझी जानी चाहिए कि आरोपी की जमानत याचिकाएं 5 बार खारिज हो चुकी हैं। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने इसे बहुत दुख बताते हुए कहा कि लड़के की पीड़ा की कहानी उसके डॉक्टरी परीक्षण बता रहे हैं। अक्टूबर 2021 में घर के बाहर खेल रहे एक बच्चे को 10 रुपये का लालच देकर अगवा कर लिया गया था। 2 आरोपियों ने उसका यौन शोषण किया था। जब बच्चा घर लौटा तो उसके गुप्तांग से बुरी तरह खून बह रहा था। उसका ऑपरेशन करना पड़ा। मासूमों को हवस का दिल्ली उच्च शिकार बनाने वाले किस कदर बेफिक्र हैं, इसे समझना चाहिए। बृहस्पतिवार को ही दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने 2015 में 6 साल की बच्ची के रेप व हत्या में दोषी ठहराया। दोषी टाविंदर 18 की उम्र से ही शराब व ड्रग्स का लती है। उसने स्वयं कबूला की 2008 से वह 6 से 12 साल के कई बच्चों का यौन शोषण कर चुका है। क्योंकि किसी ने उस पर शक नहीं किया, इसलिए वह पोर्न वीडियो देखकर लगातार बलात्कार करता रहा। जाहिर है इन बच्चों के परिवार ने जानबूझते अपराध को छिपाने में ही भलाई समझी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार देश में सिर्फ एक साल 2021 के दरमियान बलात्कार न्यायालय कुल मामलों में अकेले नाबालिग बच्चियों के खिलाफ यौन अपराधों में के 30,000 केस दर्ज हुए, जिस पर पॉक्सो लगा। इन मामलों में दोषी 95% परिचित पुरुष होते हैं। अपने बेटे के आरोपी से पैसे वसूलने वाली यह माँ तो अदालत के समक्ष आ गई, जबकि ढेरों मामलों पर ऐसे ही लीपापोती होती रहती है। पीड़ितों के परिवार वाले भी क्रूर और सख्त हृदय हो सकते हैं, किंतु कई बार उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है। उन्हें डराया धमकाया भी जाता है और वे मजबूरन मुआवजा लेकर खून का घूंट पीने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे दरिंदों को सख्त सज़ा तो होनी ही चाहिए, पर हमें ऐसे समाज भी निर्मित करना चाहिए जहाँ पीड़ितों के दर्द को जजमेंटल हुए बिना महसूस किया जा सके। सामाजिक न्याय के लिए जरूरी। नवल किशोर। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में चल रहे जातिगत सर्वे पर अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी। इस मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई 2023 को निर्धारित की गई। सनद रहे कि यह सर्वे प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है, क्योंकि 15 मई तक इस कार्य को संपन्न होना था। कोर्ट का मानना है कि जनगणना करने का अधिकार सिर्फ भारतीय संसद को है, इसलिए केंद्र सरकार ही जनगणना करा सकती है। इसके अलावा निजता के अधिकार और इस प्रक्रिया पर खर्च राशि की वैधानिकता को भी कटघरे में रखा है। विदित हो कि कई दफ़ा न्यायिक फैसले और अपेक्षित न्याय में अंतर अनुभव किया गया है। इस संदर्भ में 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना जरूरी है। पहला, बिहार सरकार ने राज्य के खर्चे पर जातिगत सर्वे का निर्णय क्यों लिया। भाजपा बिहार इकाई सहित लगभग सभी राजनीतिक दलों का यह सामूहिक निर्णय था कि जातिगत जनगणना हो। सभी दलों के सदस्य उस सर्वदलीय समिति का भी हिस्सा थे जो देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री से मिली थी। केंद्र सरकार की मनाही के बाद बिहार सरकार ने सर्वसम्मति से सर्वे कराने का निर्णय लिया। ज्ञात हो कि बिहार विधानमंडल जातिगत जनगणना के पक्ष में दो बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर चुका है। दूसरा, अखिल भारतीय स्तर पर जातिगत सर्वे की यात्रा कैसी रही। उत्तर मंडल काल में हर एक जनगणना वर्ष में जाति संबंधी आंकड़ों की जरूरत पर निरंतर बहस हुई है। इस बाबत संसद में 2011 में जातिगत सर्वे कराने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित हुआ था। तत्पश्चात ही 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना कराई गई। हालांकि विभिन्न कारणों यूपीए सरकार उस जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं कर पाई। एनडीए सरकार ने तो उसे तुर्कों में भराकर ठंडे बस्ते में डाल ही दिया। जबकि 2018 में तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के पटल पर बयान दिया कि उनकी सरकार SECC के आंकड़ों को सार्वजनिक करेगी और 2021 में जातिगत जनगणना भी कराएगी। लेकिन ठीक इसके उलट संसदीय प्रश्नोत्तर के दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराएगी। कई राज्यों की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकारें अपने खर्च पर जातिगत सर्वे करा सकती हैं। कर्नाटक, तेलंगाना और उड़ीसा जातिगत सर्वे करा चुके हैं। तीसरा, जातिगत सर्वे का उद्देश्य
क्या है। जातिगत और धार्मिक आंकड़ों की बात करें तो SC ST और धार्मिक आंकड़े तो प्रथम जनगणना से ही होते हैं। सिर्फ OBC और सवर्ण जातीय समूह इस प्रकार की गिनती से वंचित रहे। SC ST के लिए आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित किया गया था। उसी तर्ज पर सामाजिक शैक्षणिक दृष्टिकोण के हाशिए पर समूह OBC को आरक्षण देने के लिए संविधान में प्रावधान किए गए थे। इसके तहत ही मंडल आयोग की अनुशंसा को VP सिंह सरकार ने 1990 में लागू किया। अब जबकि EWS आरक्षण के बाद वह सीमा टूट चुकी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी की मांग जोर पकड़ रही थी। यह मुहिम सामाजिक न्याय के लिए अहम कदम मानी जा रही है। जातिगत सर्वे का उद्देश्य सिर्फ आरक्षण के अनुपात को निर्धारित करना नहीं है, बल्कि विकास की योजना तैयार करते समय एक एक जन के सामाजिक आंकड़े को भी ध्यान में रखा जाए। गरीबी के स्तर की पहचान कर उसके निदान का प्रारूप तय हो। OBC बहुत बड़ी जातियों का समूह है जिसके संबंध में सही आंकड़े उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनके विकास संबंधी नीतिगत निर्णय का आधार सिर्फ अनुमानित या काल्पनिक होता है। विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में यह बाधा है। जातिगत सर्वे सिर्फ जाति की जानकारी ही प्रस्तुत नहीं करेगा, बल्कि उनका शैक्षणिक आर्थिक खाका भी इकट्ठा करेगा। इससे समावेशी विकास का मार्ग निर्धारित किया जा सकेगा। स्वर्ण जाति समूह के आंकड़ों से आर्थिक गरीबी की भी पहचान हो पाएगी, जिससे गरीबी उन्मूलन कार्यों को प्रभावशाली बनाया जा सकेगा। राष्ट्र संघ जैसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो या देश में नीति आयोग, दोनों प्रकार की संस्थाओं की कार्यशैली में आंकड़ों का निर्माण, प्रयोग और महत्व बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। उनकी कार्ययोजनाओं और रिपोर्ट निष्कर्ष में आंकड़ों का उपयोग ही विश्वसनीयता का आधार माना जाता है। भारतीय संदर्भ में जाति में विभाजित समाज की सैर बराबरी और जातिगत आंकड़ों से ही समझी जा सकती है। जातियों में गरीबी और गरीबों की जाति के अंतर विरोधों का विश्लेषण कर उसे दूर करने की सरकारी कोशिश की जा सकेगी। धन्यवाद।